हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई सही चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड दरोगा की सीरीज में रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और उससे उस एक्सपेरिमेंट में से जो ऑब्जर्वेशन निकले थे उससे के अकॉर्डिंग उसी से रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया था जिसको बोलते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है। तो आइए सबसे पहले जो रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में अल्फा रे और गोल्ड फॉयल को लिया था। अल्फा रे और गोल्ड फॉयल को लिया था। सपोज ये अल्फा रे है, अल्फा रे यहाँ से निकल लिया और ये सीधे गोल्ड फॉयल पे स्ट्राइक कर लिया। तो उसने उसके पीछे क्या लगाया था, इसके पीछे एक सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाया था जिंक सल्फाइड का। किसका था, जिंक सल्फाइड का यानी ZnS का। ठीक है। तो जैसे यहाँ से इस रेडियो एक्टिव सोर्स में से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, वो जैसे इस गोल्ड फॉयल पे स्ट्राइक करते हैं तो इसके बैक साइड में जो भी स्क्रीन लगाई हमने फ्लोरोसेंट स्क्रीन, वो वहाँ पे स्ट्राइक करते हैं। तो वहाँ पे एक ग्रीन तो वहाँ पे ग्रीन कलर का ग्लो सीन होता है, यानी वहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट हमको सीन होती है। तो इस ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड ने अलग अलग इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने अलग अलग ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट किए थे। सब उनने ये फाइंड आउट किया था कि देखो, जो हमारा एटम है, अगर हम उस जो हमारा गोल्ड फॉयल है एटम, अगर हम उसमें से अल्फा पार्टिकल को पास कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, इस गोल्ड फॉयल में से ये अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, ये गोल्ड फॉयल है। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, इस गोल्ड फॉयल से एकदम स्ट्रेट लाइन में पास आउट हो जा रही है, यानी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, उस पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो सीधे क्या हो रहे हैं, गोल्ड फॉयल से पास आउट हो जा रहे हैं। और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जैसे गोल्ड फॉल में से निकले तो उसमें कुछ डिफ्लेक्शन आ गया, उसमें क्या था, कुछ डिफ्लेक्शन आ गया था, उसमें कुछ डिफ्लेक्शन आ गया था। और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो जैसे ही गए वो सीधे 180 एंगल में बैक आ गए, यानी जैसे गए ऐसे ही बैक आ गए, यानी 180 एंगल में बैक आ गए। तो ये तो थे उनके ऑब्जर्वेशन। तो इस ऑब्जर्वेशन में से इस ऑब्जर्वेशन के बाद रदरफोर्ड ने अपना कुछ कंक्लूजन निकाला। उनने ये बताया कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, इस गोल्ड फॉल से सीधे निकल जा रहे हैं, तो उनने ये बताया कि जो हमारा एटम है वो अंदर से कैसा है, एम्प्टी है। अंदर से कैसा है, वो एम्प्टी है, यानी एकदम खाली है। ठीक है। और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे हो रहे हैं जो रदर कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो इससे स्ट्रैक तो कर रहे थे, बट वो स्मॉल एंगल में डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, यानी स्मॉल उसमें क्या हो रहा था, थोड़ा परिवर्तन हो रहा था। तो उसने ये देखा कि क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल है उससे पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जो मेटल हो गया, क्योंकि वहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा था, उसके सेंटर में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज अवश्य होगा। तो उन्होंने ये देखा कि इसके सेंटर पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है, तो अल्फा पार्टिकल जैसे इससे स्ट्राइक कर रहे हैं हल्के से, तो यहाँ से वो डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे वो जैसे इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर रहे हैं, वो सीधे 180 एंगल में बैक हो जा रहे हैं। तो अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है और सेंटर पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव में रिपल्सन हो गया, तो रिपल्सन हो गया तो उससे क्या होगा, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हो। ठीक है। तो उनने ये देखा कि तो सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, जो सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है डेंस है, यानी इसको उन्होंने क्या बोला, इसको उन्होंने बोला था न्यूक्लियस। इसको उन्होंने क्या बोला था, न्यूक्लियस। उन्होंने ये बताया था कि जो एटम है वो उसके सेंटर पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है, उसके सेंटर पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है, जहाँ पे जो एटम है उसका पूरा का मास कंसनट्रेट है, जहाँ पे जो एटम है उसका पूरा मास एटम के सेंटर पे कंसनट्रेट है, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है। तो आइए अब इसके ऑब्जर्वेशन से जो जो इनने अपने ऑब्जर्वेशन से जो न्यूक्लियर मॉडल को दिया था उसको डिस्कस करते हैं। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। तो उनने जो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, उससे जो ऑब्जर्वेशन निकाले थे उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने एटम के लिए कुछ एटम के लिए अपना न्यूक्लियर मॉडल को बताया था। ठीक है। तो उनने ये कहा कि देखो, एटम जो एटम कंसिस्ट ऑफ ए वेरी स्मॉल डेंस हार्ड रिजिड एंड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल सेंटर। उनने ये बताया कि सपोज ये एटम है, एटम के सेंटर पे एक बहुत ही स्मॉल रिजिड हार्ड और एक कैसा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को उन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियस। इसको क्या बोला उन्होंने, न्यूक्लियस। ये क्या है, एटम के सेंटर में क्या है, क्या है, न्यूक्लियस हो गया। ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि देखो, जो एटम का पॉजिटिव चार्ज है और जो ऑलमोस्ट मास है, यानी जो एटम का संपूर्ण मास है, वो इस न्यूक्लियस पे कंसंट्रेट है, यहाँ पे लिखा है द टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड
ऑलमोस्ट द इंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसनट्रेट ऑन द न्यूक्लियस, यानी जो एटम का चार्ज है और जो उसका एटम का कंसनट्रेट मास है, यानी जो पूरा मास है वो उसके न्यूक्लियस पे कंसनट्रेट है, उसके न्यूक्लियस पे पड़ा है, ठीक है। और उन्हें ये बताया कि जो एटम का न्यूक्लियस है, जो एटम का न्यूक्लियस है उस पर पॉजिटिव किसके कारण आ रहा है, उस पर पॉजिटिव आ रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द प्रोटॉन। द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटॉन, किसके कारण आ रहा हो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटॉन। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि देखो जो हमारा एटम है, एटम के सेंटर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। और जो पॉजिटिव चार्ज, ये तो उन्होंने पॉजिटिव चार्ज किसके कारण आ रहा है एटम के सेंटर में, वो आ रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, ये तो हो गया प्रोटॉन। अब बारी आई इलेक्ट्रॉन की, तो उनने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस जो इलेक्ट्रॉन है इस एटम इस न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, इस न्यूक्लियर के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। सपोज ये एटम है, हाँ सपोज ये न्यूक्लियस है और एटम, एक मिनट इसको यहाँ पे बनाते हैं, तो देखो सपोज ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। देखो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। तो जब न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं अलग अलग ऑर्बिट में, तो उसको बोलते हैं ऑर्बिट। उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। तो यहाँ पे लिखा भी है देखो, एन इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एट एक्सट्रीमली हाई स्पीड एट ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस कॉल्ड ऑर्बिटल। यानी जो ऑर्बिट है वो तो सेंटर पे है और सेंटर के चारों ओर यानी न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। उन सभी को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। और उन्हें ये बताया कि देखो जो एटम है उस पर तो कैसा है, जो जो एटम का न्यूक्लियस है उस पर तो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, और जो क्योंकि एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को एक फोर्स से बांधे रखता है, एक फोर्स इन दोनों को क्या करता है, कॉम्बाइंड करता है यानी बंधे रखता है, तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, यानी एक अपोजिटिव और एक दूसरा नेगेटिव होता है। तो एटम और जो एटम का न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को कौन बाइंड करके रख रहा है, उसको बाइंड करके रखता है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक। उसके बाद मैंने ये बताया था कि देखो जो हमारा एटम है, एटम का ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया और ये इसका ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। तो जो यहाँ पे एटम है, जो एटम है उसका साइज कम से कम, उसका साइज जब एक्सरे स्टडी किया गया, एक्सरे में जब स्टडी किया जाए तो इस एटम का, तो उन्होंने ये देखा कि जो एटम का साइज है वो 10 की पावर -10 मीटर होता है। और जो न्यूक्लियस है एटम का, वो होता है हमारा 10 की पावर -15 मीटर। वो कितना होता है, 10 की पावर -15 मीटर, ठीक। तो यहाँ से देखो एटम का साइज तो है 10 की पावर -10 और न्यूक्लियस का साइज है 10 की पावर -15। तो नेगेटिव में जितनी वैल्यू ज़्यादा होती है उतने उसका मान क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे जो एटम का साइज है, वो न्यूक्लियस के साइज में कंपेरिजन में 10 की पावर 5 ज़्यादा है, 10 की पावर 5 मीटर क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर उल्टा पूछेगा तो जो न्यूक्लियस है वो एटम के साइज की तुलना में 10 की पावर -5 मीटर कम होता है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया। तो ये तो था रदरफोर्ड का मॉडल। और जो हमारा रदरफोर्ड का मॉडल है, इसका रदरफोर्ड ने अपने मॉडल की तुलना सोलर सिस्टम से की थी। किससे की थी, सोलर सिस्टम से की थी। तो आइए इसको भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखो रदरफोर्ड मॉडल इज अल्सो रिजेंबल विद द सोलर सिस्टम। तो रदरफोर्ड का मॉडल है वो सोलर सिस्टम की तरह दिखता है। क्यों, यहाँ पे देखो ये सपोज हमारा सन है, ये क्या है, हमारा सन है। तो सन के चारों ओर क्या लगाते हैं, जो हमारे प्लानेट होते हैं यानी ग्रह होते हैं उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। ये हो गया हमारा सन, और ये हो गया सन, और ये हो गया इसके प्लेनेट, यानी डिफरेंट ऑर्बिटल में क्या है, यहाँ पे प्लेनेट है। तो सेम वैसे ही रदरफोर्ड ने ये बताया था कि ये हमारा एटम है, ये एटम है और इसके यहाँ पे क्या हो गया, न्यूक्लियस। तो ये तो सेंटर पे होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, जैसे सन के चारों ओर प्लानेट चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है। तभी इस सिस्टम को एक प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी इस मॉडल को कहा जाता है। एज ए प्लानेट मूव अराउंड द सन, जैसे यहाँ पे देखो ये सन है और इसके चारों ओर, ये सन है, इसके चारों ओर क्या हो रहा है, देखो
ए प्लानट चारों ओर इसके प्लानट चक्कर लगा रहे हैं। सेम वैसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो दोनों एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, रिजेंबल कर रहे हैं। एक में तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और दूसरे में जो प्लानट है वो सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, रिजेंबल है। तभी इस मॉडल को प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी कहा जाता है। ठीक है, इसका कॉमन नेम भी पूछा जा सकता है, प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम। तो ये तो था रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। बट इन्होंने एटम और हाँ, तो इन्होंने एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन तो बता दिया, बट इसके कुछ ड्रॉबैक भी निकले। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझा देते हैं। तो इसका ड्रॉबैक ये था कि देखो, इसने सबसे पहले जो एटम है उसके स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया, ये एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया। क्यों? यहाँ पे देखो, इन्होंने बताया कि ये हमारा एटम है, ये एक न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो देखो न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहा है। बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स से में कुछ लॉ होता है, तो उसके अकॉर्डिंग होता है कि देखो, जब जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, यहाँ पे सपोज चार्ज पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन है, वो जैसे ही एक्सेलरेट करेगा, जैसे ही वो न्यूक्लियस के चारों ओर एक्सेलरेट करेगा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा, यानी एनर्जी को छोड़ेगा। तो एनर्जी जैसे जैसे छोड़े तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जितना ज़्यादा एक्सेलरेट होगा, उतनी क्या करेगा, वो एनर्जी को छोड़ेगा। तो एनर्जी को छोड़ेगा तो एक टाइम ऐसा आ जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड क्या होगी, बिल्कुल स्लो हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाएगी तो वो क्या करेगा, देखो, अपनी एनर्जी को लॉस करेगा और एक टाइम ऐसे आएगा, वो धीरे धीरे स्लोली न्यूक्लियस के क्लोज आएगा, वो स्लोली न्यूक्लियस के क्लोज आएगा और फाइनली वो जैसे ही उसकी एनर्जी बिल्कुल लॉस्ट हो जाएगी, वो एकदम न्यूक्लियस पे गिर जाएगा, और न्यूक्लियस के बहुत क्लोज आ जाएगा और न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। अगर न्यूक्लियस पे गिर जाएगा तो यहाँ पे देखो, तो एटम क्या होगा, कोलाप्स कर जाएगा। तो उससे क्या होगा, हमारा एटम एग्जिट नहीं करेगा। बट जो रियल लाइफ है उसमें एटम क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो एटम होता है वो स्टेबल होता है। तो आइए इसके कुछ ड्रॉबैक हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो उसका मेन ड्रॉबैक ये था कि उसने एटम के स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया था। इसने एटम के स्टेबिलिटी के बारे में क्या बोला, देखो, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फिजिक्स, जब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विल कंटिन्यूसली एक्सेलरेट, वो क्या होंगे, धीरे धीरे एक्सेलरेट होंगे। अगर धीरे धीरे एक्सेलरेट होंगे तो वो एनर्जी रेडिएट करेंगे तो उनकी क्या होगी, एनर्जी लॉस होगी। अगर एनर्जी लॉस होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, धीरे धीरे स्लोली न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सीधे न्यूक्लियस पे गिर जाएंगे, क्योंकि जैसे वो न्यूक्लियर के क्लोज हो जाएंगे तो रोटेशन कर रहे हैं, अगर न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेशन कर रहे हैं तो फाइनली वो किस में गिर जाएंगे, न्यूक्लियस पे गिर जाएंगे। अगर न्यूक्लियस पे गिर जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगा, कोलाप्स होगा, यानी वहाँ पे विध्वंस टाइप का होगा। तो उससे क्या होगा, एटम क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट यह ट्रू नहीं होता है। ठीक है, यह ट्रू नहीं होता है। तो इसके बाद एक और मॉडल आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल, जिसको बोलते हैं बोहर मॉडल ऑफ एटम। उस मॉडल को हम अगले वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप सभी को ये रदरफोर्ड मॉडल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने सभी पॉइंट नोट कराए हैं, तो आप सभी लोग इनके नोट्स बनाइए और आप मुझे टेलीग्राम चैनल से में ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं उसके कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।